नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक बार फिर राजस्थान सुजस के आधार पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। साथियों, आज हम राजस्थान सुजस के जून 2020 के अंक के आधार पे कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे और जिन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे उनको भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। साथियों, राजस्थान सुजस का जो जून 2020 का अंक था, जिसका फोटोग्राफ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये साथियों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। मतलब इसकी जो थीम थी वो थी पर्यावरण संरक्षण। तो ज्यादातर टॉपिक्स इसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित रहने वाले हैं। और आपको ये भी पता होगा कि प्रत्येक परीक्षा में लगभग हर एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। चाहे हम रीट की बात करें, चाहे पटवार की बात करें या फिर राजस्थान पुलिस की बात करें, इन सभी एग्जाम्स में पर्यावरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि साथियों, इन्वायरमेंट जो है वो न केवल राजस्थान में, न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में इस टाइम सबसे ज्यादा चर्चित विषय है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवसों की बात करेंगे, राजस्थान जैव विविधता बोर्ड के गठन की बात करेंगे, राजस्थान आर्द्र भूमि प्राधिकरण की बात करेंगे, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान की जो झीलें शामिल हैं उनकी हम बात करेंगे, पृथ्वी सम्मेलन की हम बात करने वाले हैं, धराड़ी की हम बात करने वाले हैं। धराड़ी क्या है, इससे संबंधित सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। पर्यावरण चेतना से संबंधित राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। दीवान नथमल की हवेली की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। गोडावण संरक्षण की हम यहाँ पे बात करेंगे। खेजड़ली की बात हम यहाँ पे करेंगे, खेजड़ी की बात हम यहाँ पे करेंगे। और साथियों, साका खडाना की हम बात करेंगे कि राजस्थान में कितनी बार पर्यावरण के संरक्षण के लिए यहाँ के वीरों ने, यहाँ की वीरांगनाओं ने अपने प्राणोत्सर्ग किए हैं। तो साथियों, इन टॉपिक्स के आधार पे भी आपने देखा होगा कि आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो प्लीज आप इस वीडियो लेक्चर के लास्ट तक जुड़े रहिए। जितने भी क्वेश्चन आज की इस सीरीज में हैं, आप हर क्वेश्चन को इन्वॉल्व होकर अटेम्प्ट कीजिए, उसको बहुत गंभीरता के साथ क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। उसके आंसर्स में, उसके डिस्क्रिप्शन में हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं उनको आप फॉलो कीजिए। पढ़ने का तरीका वही होना चाहिए, नोटबुक और पेन आपके हाथ में होनी चाहिए। जिन भी चीज़ों का डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं, आप उनको साथ के साथ नोट डाउन करते चलिए। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ मैं टॉपर्स 24 के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सबके लिए। और साथियों, ये है हमारे व्हाट्सएप नंबर। आप अपने व्हाट्सएप से एक छोटा सा मैसेज भेज के अपने नंबर को रजिस्टर करवा सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे। और इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। साथियों, आपको 3 चीज़ें यहाँ पे सेंड करनी है। आपका नाम लिख के भेजना है, आपका जिला लिख के भेजना है, और जिस भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो भर्ती का नाम लिख के भेजना है। ये 3 चीज़ें आप अपने व्हाट्सएप से इस नंबर पे भेज सकते हैं। तो हम आपके नंबर को हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे और जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी पीडीएफ फाइल्स हमारे यहाँ पे होंगी, जैसे कि आज की इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ फाइल भी आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी अगर आप व्हाट्सएप को रजिस्टर करवाते हैं तो। साथियों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लगे हाथ अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों को इसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर सीरीज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन साथियों हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ दिवस दिए हुए हैं और कुछ तारीखें दी हुई हैं और उनसे संबंधित कुछ दिवस दिए हुए हैं। आपको बताना यह है कि इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 16 सितंबर को विश्व मरुस्थल नियंत्रण दिवस। आपको बताना यह है कि इनमें से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। 4 विकल्प में से 3 विकल्प साथियों यहाँ पे सही हैं। आप अपना जवाब अपनी नोटबुक में डाउन लिख सकते हैं कि कौन सा जवाब मेरी तरफ से सही है। चलिए साथियों, यहाँ पे सही जवाब का डिस्कशन कर लेते हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब है चौथा। साथियों, 16 सितंबर को होता है विश्व ओजोन दिवस। मतलब यह है कि 16 सितंबर को विश्व मरुस्थल नियंत्रण दिवस नहीं होता है, इस दिन होता है साथियों विश्व ओजोन दिवस। तो ये जो
विकल्प है, ये सुमेलित नहीं है, मतलब ये गलत जवाब है। और विश्व मरुस्थल नियंत्रण दिवस मनाया जाता है साथियों 17 जून को। हर साल विश्व मरुस्थल नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के 60% भाग में मरुस्थल फैला हुआ है। इसीलिए राजस्थान के लिहाज से विश्व मरुस्थल नियंत्रण दिवस बहुत जरूरी है। साथियों, यहाँ पे कुछ पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिवस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इनमें से प्रत्येक दिवस की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस, वेटलैंड्स डे इस दिन मनाया जाता है। इसकी भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वेटलैंड्स क्या होते हैं। इससे जुड़ा हुआ सवाल भी परीक्षा में आने की संभावना रहती है, वेटलैंड से जुड़ा हुआ सवाल। इसी तरह साथियों कई सारे यहाँ पे दिवस दिए हुए हैं। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। हम बात करें साथियों हरियाली अमावस्या की, चूंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो हरियाली अमावस्या मनाई जाती है साथियों श्रावण मास की कृष्ण अमावस्या को। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। और ऐसे ही साथियों कई सारे दिवस, हम बात करें साथियों जुलाई की, तो वन महोत्सव दिवस जुलाई के महीने में मनाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। हम बात करें वन सोमवार की, तो श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को वन सोमवार मनाया जाता है। ऐसे कई सारे दिवस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे कई सारे दिवस शो हो रहे हैं। इनमें से हर दिवस महत्वपूर्ण है। ये राजस्थान सूजस का स्क्रीनशॉट में यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके लिए। इनमें से साथियों हर दिवस आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारी इस लेक्चर सीरीज का है साथियों, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी परीक्षाओं में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, 2002, 2010, 2012 या फिर 2018। साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2010। आप अगर इन क्वेश्चंस के जवाब देना चाहें अपनी नोटबुक में, तो साथियों आप वीडियो को पॉज करके जवाब दे सकते हैं। चूंकि मुझे इसका राइट आंसर बताना होता है, इसलिए आप 2 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दे सकते हैं अपनी नोटबुक में। उसके बाद में आप सही आंसर जान सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है साथियों 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। 2002 में साथियों एक्ट पारित हो गया था केंद्र सरकार के द्वारा, और 2010 में राजस्थान सरकार ने यहाँ पे बोर्ड की स्थापना कर दी थी, बोर्ड का गठन कर दिया था। ये जो एक्ट पारित हुआ था ये भारत सरकार के लेवल पे हुआ था। इसकी भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे होंगे 2002 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। जैव विविधता अधिनियम, ये साथियों संसद द्वारा पारित किया गया था, भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया? 2002 में। अगर आपसे ये भी सवाल पूछा जाए कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, तो उसका सही जवाब होगा साथियों 2002 में ये पारित किया गया था। और 14 सितंबर 2010 को राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन कर दिया गया। जैव विविधता भी वर्तमान में बहुत चर्चित विषय है। इसके लिए साथियों त्रिस्तरीय व्यवस्था है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी केंद्रीय स्तर पे काम करती है और इसका मुख्यालय होता है साथियों चेन्नई में। इसके अलावा साथियों राज्यों में ये जो प्राधिकरण है, जो बोर्ड है, इनकी स्थापना की गई है। राज्यों में बोर्ड, सभी राज्यों में जैव विविधता बोर्ड गठित किए गए हैं। और साथियों फिर जिला स्तर पे जैव विविधता समितियां भी गठित की गई हैं, जिला स्तर पर समितियां। तो इस तरीके से साथियों ये पूरी स्ट्रक्चर काम करती है, पूरी संरचना काम करती है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है उसका मुख्यालय है साथियों चेन्नई में। ये भी बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पे मैं इसकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एनबीए की फुल फॉर्म है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इसका मुख्यालय है साथियों चेन्नई में। इसी अधिनियम के साथ, इसी अधिनियम के अंतर्गत एनबीए की भी स्थापना हुई थी। और राज्यों में बोर्ड काम करता है, जिला स्तर पर जैव विविधता समितियां काम करती हैं साथियों। प्रत्येक जिले में ये समितियां बनी हुई रहती हैं। इसके अलावा साथियों इस बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो टी श्रीनिवासन थे। ये तत्कालीन मुख्य सचिव थे राज्य के, लेकिन बाद में किसी वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी को इसका अध्यक्ष बनाए जाने का प्रावधान किया गया। और वर्तमान की अगर हम बात करें
तो साथियों वर्तमान में जीवी रेड्डी, ये साथियों IFS अधिकारी है राज्य के, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष है राज्य जैव विविधता बोर्ड के। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ साथियों, वो है साथियों जैव विविधता हेरिटेज साइट से संबंधित। इस बोर्ड ने साथियों राज्य में 5 जैव विविधता हेरिटेज साइट्स की घोषणा की है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये पांचों साइट्स का आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी साइट्स है आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रही होंगी। आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर, केवड़ा की नाल उदयपुर, रामकुंड उदयपुर, नाग पहाड़ अजमेर में स्थित है, और साथियों छापोली मनसा माता क्षेत्र है, ये साथियों है झुंझुनू में। तो ये 5 हेरिटेज साइट्स घोषित की गई हैं राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा। इन पांचों का आपको पता होना चाहिए। एक साइट जैसलमेर में है, 2 साइट साथियों उदयपुर में है, 1 साइट अजमेर में है और 1 साइट है झुंझुनू में। 5 स्थल घोषित किए गए हैं राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा। स्टेट में 5 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं और वो कहाँ कहाँ पे है उसकी भी हमने चर्चा यहाँ पे कर ली है। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज की इस लेक्चर सीरीज का है कि राज्य में नवगठित राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण, इसको कहते हैं साथियों स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी। आर्द्र भूमि का मतलब होता है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स उन जगह को कहते हैं साथियों जो वर्ष भर या वर्ष के कुछ भाग में, वर्ष के कुछ दौरान जल से भरी हुई रहती है, पूरी तरह जल से भरी हुई रहती है, उन स्थलों को कहते हैं साथियों वेटलैंड्स। तो राज्य में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है और आपको ये बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर पर्यावरण मंत्री। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है पर्यावरण मंत्री। पर्यावरण मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। सही जवाब है पर्यावरण मंत्री। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण साथियों चर्चा में था रिसेंटली, क्योंकि आपको पता है कि सांबर में कई सारे पक्षियों की मौत हो गई थी, सांबर झील में। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सांबर झील भी राज्य में एक आर्द्र भूमि है। तो यहाँ पे पक्षियों की मौत होने के बाद में इसको गठन करने की घोषणा की गई थी, इसको एक्टिवेट करने की घोषणा की गई थी। तो सांबर झील में साथियों पक्षियों की मौत हो गई थी। आपको पता है रिसेंटली 2019 में ये बहुत बड़ी घटना राज्य में हुई थी। तो पक्षियों की मौत के बाद में राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी साथियों कि स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी को एक्टिवेट किया जाएगा। और ये किसकी अध्यक्षता में एक्टिवेट होगी साथियों? ये होती है पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में। और अभी पर्यावरण मंत्री राजस्थान के कौन है साथियों? वो है साथियों सुखराम बिश्नोई। अभी वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्री हैं वो है साथियों सुखराम बिश्नोई। तो ये वेटलैंड्स के संबंध में हमने चर्चा की। चलिए साथियों कुछ और इसके बारे में हम जानते हैं। राज्य में रामसर साइट्स हैं साथियों 2। रामसर साइट्स क्या होती हैं साथियों? साथियों ये भी एक तरीके के वेटलैंड्स होते हैं। राजस्थान में इस तरीके के वेटलैंड्स 2 हैं। यहाँ पे हमको रामसर एक शब्द दिया हुआ है, तो रामसर साइट्स को समझने के लिए हमको साथियों रामसर समझौता समझना पड़ेगा। रामसर समझौता हमको समझना पड़ेगा। रामसर समझौता साथियों ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ईरान के रामसर में ये समझौता हुआ और ये समझौता हुआ साथियों 1971 में। 1971 में ये समझौता हुआ। समझौता किस लिए हुआ साथियों? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। जो वेटलैंड्स है उनके संरक्षण के लिए ये समझौता किया गया था। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ये समझौता किया गया। और ऐसी आर्द्र भूमियां साथियों राजस्थान में भी 2 हैं ऐसे वेटलैंड्स जिनको रामसर समझौते में शामिल किया गया है। वो 2 हैं। कौन कौन सी 2 है साथियों? उनकी भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। पहली है सांबर झील। सांबर झील एक वेटलैंड है राजस्थान का। और दूसरा है साथियों केवलादेव। केवलादेव आपको पता है कि भरतपुर में स्थित है और सांबर झील जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा पे स्थित है। केवलादेव भरतपुर में स्थित है। ये 2 वेटलैंड्स रामसर साइट के अंतर्गत राजस्थान में आते हैं और साथियों इनके संरक्षण की बात स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी के अंतर्गत की जाएगी। अगर भारत की यहाँ पे हम बात करें तो भारत में साथियों रामसर साइट्स हैं। भारत में कुल 37 रामसर साइट्स हैं। पहले ये 26 हुआ करती थी, बाद में रिसेंटली
2019 में साथियों 10-11 रामसर साइट्स को और शामिल किया गया है। तो भारत की अगर हम बात करें तो 37 रामसर साइट्स भारत में मौजूद हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सी है साथियों? सांबर झील और केवलादेव। तो सांबर झील इसलिए चर्चा में थी क्योंकि रिसेंट ईयर में वहां पे कई हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी, इसीलिए उसके संरक्षण की ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी को एक्टिवेट करने की बात राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे की गई है। प्रश्न संख्या 4 की हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, ये नेशनल स्कीम है, राज्य भारत सरकार की ये स्कीम है, इसमें शामिल नहीं है? 4 झीलों के ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल नहीं है। इसमें साथियों राज्य की 5 झीलें शामिल हैं। झील संरक्षण योजना में राज्य की 5 झीलें हैं। आपको ये बताना है कि उनमें से 3 झीलें यहाँ पे सही हो सकती हैं और 1 झील साथियों गलत है। तो आपको ये बताना है कि वो झील कौन सी है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे उपलब्ध हैं, फतेह सागर, सांबर, आना सागर या फिर पिछोला। तो साथियों इसका सही जवाब है सांबर झील इसमें शामिल नहीं है। तो ये आज के इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है। सांबर झील राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल नहीं है। तो कौन कौन सी झीलें हैं उसकी भी साथियों हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ये 4 झीलें इस योजना में शामिल है, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में। फतेह सागर और पिछोला आपको पता है कि ये उदयपुर में स्थित झीलें हैं दोनों। 5 झीलें ये मीठे पानी की झीलें हैं साथियों। आना सागर और पुष्कर सरोवर ये अजमेर में स्थित है दोनों झीलें। और साथियों नक्की झील ये माउंट आबू में मतलब सिरोही में स्थित है। ये 5 झीलें हैं राजस्थान की जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RS 2018 के प्रीलिम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। RS 2018 के प्रीलिम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स आपको शो हो रहे होंगे। ये है साथियों फतेह सागर। कितना अच्छा नज़ारा इन झीलों का हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये फतेह सागर है। ये है साथियों आना सागर। आना सागर में आपको पता है बारादरी का निर्माण करवाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ में जो दिख रहा है ये है साथियों बारादरी और यहाँ पे ये अजमेर का सर्किट हाउस है इसी के किनारे। ये साथियों पिछोला झील है। पिछोला झील भी उदयपुर में स्थित है। इसमें 2 टापू है पिछोला झील में। 2 टापुओं पे जग मंदिर और जग निवास 2 होटल्स बनी हुई हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं साथियों। तो 2 टापू इसके अंतर्गत स्थित है और इसके किनारे पे साथियों ये राजमहल बने हुए हैं उदयपुर के। ये साथियों पुष्कर सरोवर है। राजस्थान का धार्मिक महत्व का सर्वाधिक धार्मिक महत्व का सरोवर है और यहाँ पे पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर भी स्थित है। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। और साथियों ये जो झील बची है ये है साथियों नक्की झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील का गौरव इसे प्राप्त है। ऊंची झील का रिकॉर्ड इसके नाम पे है। तो ये 5 झीलें हैं जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल हैं। 5 झील आपके टिप्स पे होनी चाहिए, इनमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 झीलें उदयपुर की हैं, 2 झीलें अजमेर की हैं और 1 झील है साथियों सिरोही की। ये 5 झीलें हैं। 5 झीलें राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल हैं। 5वें प्रश्न की बात करते हैं साथियों। 5वां प्रश्न आज के इस लेक्चर सीरीज का है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां मनाया गया था। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। 1972 स्टॉकहोम, 1992 रियो डी जेनेरियो, 2009 कोपेनहेगन और 2012 केन्या। तो साथियों इसका सही जवाब है 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया था और ये साथियों ब्राजील की राजधानी है। तो ब्राजील में ये मनाया गया था। ब्राजील कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील देश स्थित है और उसका एक शहर है रियो डी जेनेरियो। वहां पे पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया था 1992 में। साथियों पर्यावरण सम्मेलन मनाया गया था 1972 में स्टॉकहोम में और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी की स्मृति में पर्यावरण दिवस पे हमने एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसमें भी कई सारी जानकारियां पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दी हुई हैं। चलिए साथियों छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है
यहाँ पे आपको बताना यह है कि धराड़ी क्या है। एक वर्ड आपको दिया हुआ है धराड़ी, आपको बताना यह है कि दरअसल धराड़ी क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपके लिए दिए हुए हैं। मीणा जनजाति में आराध्या वृक्ष कुलदेवी, भीलों के विवाह का एक रिवाज, आदिवासियों में पौधे भेंट करने की एक प्रथा, या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया आदिवासी आंदोलन। चारों ऑप्शन बड़े इंटरेस्टिंग है। आपको इनमें से सही जवाब बताना है कि धराड़ी का मतलब दरअसल क्या होता है। चलिए साथियों इसका डिस्कस कर लेते हैं। इसका साथियों सही जवाब है पहला, मीणा जनजाति में आराध्या वृक्ष कुलदेवी को कहा जाता है धराड़ी। धराड़ी का मतलब साथियों होता है, धराड़ी 2 शब्दों से बना हुआ है, धरा प्लस आडी। धरा का मतलब धरती और यहाँ पे आडी का अर्थ होता है साथियों आड़े आने वाला, मतलब रक्षा करने वाला, रक्षा करना। तो धराड़ी का मतलब होता है साथियों पृथ्वी की रक्षा करना। और इसके लिए साथियों मीणा जनजाति में ये प्रथा है कि मीणा जनजाति में जितने भी गोत्र हैं, प्रत्येक गोत्र का एक वृक्ष होता है जिसकी पूजा की जाती है। प्रत्येक गोत्र का एक वृक्ष होता है, प्रत्येक गोत्र एक वृक्ष की पूजा करता है और उसको कहा जाता है साथियों धराड़ी। मतलब ये इसको कुल देवी के रूप में पूजा करते हैं, इसको एक वृक्ष की पूजा कुल देवी के रूप में करते हैं और उसको कहा जाता है साथियों धराड़ी। मीणा जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है, एक वृक्ष की पूजा की जाती है कुल देवी के रूप में और इस प्रथा को कहा जाता है धराड़ी। धराड़ी का मतलब यहाँ पे हमने समझ लिया कि धरा आड़ी मतलब धरा की रक्षा करने के लिए ये प्रथा, मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए ये प्रथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीणा जनजाति से संबंधित है। मीणा जनजाति में जितने भी गोत्र हैं, एक टाइम साथियों लगभग 5000 गोत्र मीणाओं में हुआ करते थे। अभी वर्तमान की बात करें तो लगभग 1200 गोत्र मीणाओं में पाए जाते हैं। तो हर गोत्र का एक अलग पादप है, हर गोत्र का एक अलग पौधा है, अलग वृक्ष है जिसकी वो पूजा करते हैं धराड़ी मान के, मतलब कुल देवी मान के उसकी मीणा जनजाति में पूजा की जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों 7वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजस्थान के किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, आपको इसका जवाब आना चाहिए। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, दादू दयाल जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी या फिर नवलदास जी। साथियों इसके सही जवाब है जाम्बो जी। इन्होंने साथियों विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी और आपको पता है कि विश्नोई संप्रदाय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता दिखाई जाती है। यहाँ पे हम जाम्बो जी के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं साथियों। इनका जन्म हुआ था 1451 में, कहाँ पे हुआ था? नागौर के पीपासर में। ये भी कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि फला लोक देवता का या फला संत का जन्म कहाँ पे हुआ, तो नागौर के पीपासर में इनका जन्म हुआ था। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। पर्यावरण चेतना शब्द का पहली बार इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। 20+9 29 नियम इनके द्वारा दिए गए, इसीलिए इनके संप्रदाय को कहा गया विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय की साथियों प्रधान पीठ आपको पता होगा नोखा तहसील के मुकाम तालवा, बीकानेर में नोखा तहसील है, वहां पे मुकाम तालवा में प्रधान पीठ है विश्नोई संप्रदाय की। और ये गुरु जम्बेश्वर भगवान का फोटोग्राफ यहाँ पे मैं आपके लिए शो कर रहा हूँ। ये जाम्बो जी हैं जिनको जम्बेश्वर नाथ भी कहा जाता है, गुरु जम्बेश्वर भगवान भी इनको कहा जाता है। विश्नोई संप्रदाय में इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। विष्णु का अवतार विश्नोई संप्रदाय में इनको माना जाता है। चलिए साथियों जाम्बो जी के बारे में किसी और वीडियो लेक्चर में हम ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। जब लोक देवताओं और लोक देवियों के बारे में या संत महापुरुषों के बारे में हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बातचीत हम वहाँ पे कर लेंगे। साथियों 8वां सवाल आज के इस वीडियो लेक्चर का आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 8वां सवाल है दीवान नथमल की हवेली कहाँ पे है? आप सोच रहे होंगे कि पर्यावरण संरक्षण पे बात करते करते हम कहाँ पे स्थापत्य, राजस्थान के स्थापत्य में पहुंच गए। तो साथियों ये जो टॉपिक है ये भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल आपको ये बताना है कि दीवान नथमल की हवेली कहाँ पे स्थित है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, झुंझुनू, मंडावा, डूंडलोद या फिर जैसलमेर। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब है जैसलमेर में ये स्थित है दीवान नथमल की हवेली। पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप इसकी इमेज भी देख रहे होंगे, कितनी अट्रैक्टिव इमेज यहाँ पे शो हो रही है। ये है साथियों दीवान नथमल की हवेली और ये पर्यावरण संरक्षण से साथियों इसलिए इम्पोर्टेंट है
क्योंकि दीवान नथमल जो थे ये साथियों एक बार पेड़ काटने चले गए थे। इनको अपने पुत्र के लिए पालना बनवाना था, दरअसल पुत्र के लिए पालना इनको बनवाना था। तो पालना के लिए जैसलमेर में एक भादरिया गांव है और वहां पे आई माता का मंदिर है। भादरिया गांव में आई माता का मंदिर है, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध वहाँ पे माता जी हैं। भादरिया माता वहाँ के भाटी वंश की भी कुलदेवी है, मतलब उनको पूजा जाता है। तो आई माता, इनको भादरिया माता भी कहते हैं। तो साथियों इनके लिए ओरण छोड़ा हुआ था। ओरण क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ओरण साथियों एक संरक्षित क्षेत्र होता है, संरक्षित वन होता है एक तरीके से, जिसको साथियों पशु चारण के लिए छोड़ा जाता है। उसमें से एक तिनका भी नहीं काटा जा सकता, ये एक तरीके से संरक्षित क्षेत्र होता है। तो दीवान नथमल ने इस ओरण में से पेड़ काट लिया था और उसके परिवार का साथियों समूल नष्ट होने में आ गया था। बाद में उसको जाके वापस मंदिर में माफी मांगनी पड़ी और उस ओरण के संरक्षण की शपथ लेनी पड़ी, तब जाके साथियों उसका पुत्र भी शायद मृत हो गया था इस कांड में। तो ये एक घटना थी पर्यावरण संरक्षण की राजस्थान से संबंधित। लेकिन यहाँ पे राजस्थान सुजस में दीवान नथमल की हवेली का भी जिक्र था, इसलिए साथियों ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। दीवान नथमल की हवेली कहाँ पे स्थित है? उसका सही जवाब है साथियों जैसलमेर में। 9वें प्रश्न की साथियों हम बात करते हैं और आपको 9वें प्रश्न में ये बताना है कि गोडावण संरक्षण परियोजना, ये एक परियोजना 2018 से संचालित की जा रही है, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बताना यह है कि गोडावण संरक्षण परियोजना के तहत जीआईबी का मतलब यहाँ पे साथियों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावण का वैज्ञानिक नाम है, आपको ये पता होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पे आपको ये बताना है कि जीआईबी ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी। राजस्थान में एक जगह जीआईबी ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी, आपको बताना ये है कि वो कहाँ पे की जाएगी। ये 3 ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इन तीनों जगह राज्य में गोडावण पाए जाते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावण पाए जाते हैं, जैसलमेर में स्थित है। सोरसन 12 में गोडावण पाए जाते हैं और सोकलिया अजमेर में भी गोडावण पाए जाते हैं। इन तीनों में से साथियों आपको बताना यह है कि किस जगह पे जीआईबी ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। ब्रीडिंग का मतलब होता है साथियों नस्ल सुधार केंद्र, एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं। ब्रीड का मतलब होता है नस्ल। तो ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तीनों ऑप्शंस में से आपको सही जवाब बताना है। चलिए साथियों सही जवाब इसका मैं आपको बता देता हूं। इसका सही जवाब है साथियों सोरसन 12 में इसकी स्थापना की जाएगी। और साथियों इसके अलावा जीआईबी एग एंड हैचिंग सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। जीआईबी एग एंड हैचिंग सेंटर, हैचिंग का मतलब साथियों यहाँ पे अंडे सेने वाली स्थिति से है, अंडे सेने की सुविधा वहाँ पे बनाई जाएगी। जीआईबी एग एंड हैचिंग सेंटर ये साथियों रामदेवरा क्षेत्र में बनाया जाएगा। रामदेवरा कहाँ पे है? जैसलमेर में। तो जीआईबी एग एंड हैचिंग सेंटर बनाया जाएगा जैसलमेर में। और ब्रीडिंग सेंटर की अगर हम बात करें साथियों तो वो बनाया जाएगा सोरसन 12 में। चलिए साथियों इस परियोजना की कुछ बात कर लेते हैं। 2017-18 के गणना के अनुसार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या रह गई साथियों 128। तो बहुत कम संख्या है, इसलिए इनको बचाने की सख्त जरूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए साथियों जून 2018 में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ और समझौते के अनुसार गोडावण संरक्षण परियोजना शुरू की गई। कितने वर्षों के लिए? 35 वर्षों के लिए ये योजना शुरू की गई है। अगले 35 वर्षों में गोडावण को बचाने और गोडावण की संख्या में वृद्धि करने के प्रयास इस योजना के अंतर्गत किए जाएंगे। तो त्रिपक्षीय समझौता ये है। 3 पक्ष इसमें कौन कौन से हैं? इसमें साथियों पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार का शामिल है। पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार इसमें सहयोग कर रहा है। भारत सरकार मतलब इसमें एक पार्टी है। पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार इसमें एक पक्ष है। दूसरे पक्ष की अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार इसमें एक पक्ष है। और साथियों इसके अलावा राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान जो देहरादून में स्थित है वो भी इसमें एक पार्टी है। राष्ट्रीय वन्य जीव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वन्य जीव संस्थान। ये 3 पार्टियां मिलके इस योजना का संचालन करेगी। राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान का मुख्यालय आपको पता है देहरादून में स्थित है। तो ये तीनों पार्टियां भारत सरकार, राजस्थान सरकार
और राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान, ये तीनों मिलके इस योजना को संचालित करेंगे। 35 वर्ष के लिए ये योजना संचालित की जाएगी। 2018 में ये योजना शुरू हो गई थी। और साथियों, इस योजना के अंतर्गत 2 चीजें की जाएगी। एक तो ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा सोरसन 12 में, और एग एंड हैचिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा रामदेवरा जैसलमेर में। चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर का 10वां क्वेश्चन, खेजड़ी जिसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, या इसका वैज्ञानिक नाम है, कि स्थानीय नामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। 3 विकल्प सही है, एक विकल्प इस दृष्टि से सही नहीं है। आपको बताना है कि वो विकल्प कौन सा है, जारी, कांडी, समी या फिर मोरिंगा। तो साथियों, इस सवाल का सही जवाब है मोरिंगा। ये तीनों नाम खेजड़ी के हैं, जारी, कांडी और समी, ये तीनों नाम खेजड़ी के हैं, जबकि मोरिंगा है साथियों सहजन का वैज्ञानिक नाम मोरिंगा है। सहजन भी एक औषधीय वृक्ष है, राजस्थान में खूब पाया जाता है। तो यहाँ पे साथियों मोरिंगा इसका सही जवाब है, लेकिन खेजड़ी का ये स्थानीय नाम नहीं है। चलिए साथियों, 11वें प्रश्न की हम बात करते हैं। आपको बताना यह है कि नेहड़ी जी मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है। नेहड़ी जी मंदिर भी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताना है कि नेहड़ी जी मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सेना द्वारा पूजा अर्चना के कारण, पुरुषों का प्रवेश निषेध होने के कारण, खेजड़ी वृक्ष की पूजा होने के कारण, या फिर रोज गायों की पूजा अर्चना होने के कारण। नेहड़ी जी मंदिर की प्रसिद्धि का कारण क्या है, इन चारों ऑप्शंस में से आपको सही जवाब बताना है। चलिए साथियों, सही जवाब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसका सही जवाब है, यहाँ पे रोज खेजड़ी वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, और विश्व में शायद ये एकमात्र मंदिर है जहाँ पे इस तरीके से खेजड़ी वृक्ष की डेली आरती उतारी जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। रोज ये किया जाता है पूजा अर्चना का काम नेहड़ी जी मंदिर में। चलिए साथियों, नेहड़ी जी मंदिर की बात कर लेते हैं हम। साथियों, आपको पता है बीकानेर में स्थित है, और देशनोक प्रसिद्ध है साथियों करणी माता के मंदिर के लिए। करणी माता का मंदिर स्थित है साथियों देशनोक बीकानेर में। और साथियों, करणी माता के लिए देशनोक क्षेत्र में छोड़ा गया है ओरण। ओरण की चर्चा हमने पहले ही की है कि ओरण एक तरीके से संरक्षित वन क्षेत्र होता है। और साथियों, इस ओरण में स्थित है नेहड़ी जी का मंदिर। नेहड़ी जी एक जगह है, वहां पे साथियों ये मंदिर है, और यहाँ पे रोज खेजड़ी वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, 12वें प्रश्न की हम यहाँ पे बात करते हैं। इस वीडियो लेक्चर का 12वां प्रश्न है साथियों, राजस्थान में वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का पहला मामला कहाँ पे हुआ। साथियों, ये प्रश्न है हमारा साका कडाना से संबंधित। आपको पता है कि साखे का मतलब होता है साथियों प्राणोत्सर्ग करना। जब राजस्थान के वीर बांकुरे किसी युद्ध में जाते थे और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते थे, तो उनकी वीरांगनाएं साथियों जोहर कर लेती थी, जिसको कहा जाता था साखा। और साका कडाना की अगर हम बात करें साथियों, तो ये एक तरीके से वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करना, अपने प्राणों की आहुति देना, इसको कहा जाता है साका कडाना। तो इस सवाल में आपको बताना यह है कि राजस्थान में पहला साका कडाना कहाँ पे हुआ। खेजड़ली के साके के बारे में हम सब जानते हैं। जब 1730 में वहां पे 363 लोगों ने साथियों आत्मोत्सर्ग कर दिया था, बलिदान कर दिया था खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए। लेकिन हमको बताना यह है कि राजस्थान का पहला साका कडाना कहाँ पे हुआ। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, रामासड़ी जोधपुर, पोलावास नागौर, खेजड़ली जोधपुर और तिलासणी जोधपुर। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता देता हूँ कि ये चारों जगह साथियों साका कडाना से संबंधित है। चारों जगह वृक्षों को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग किए गए हैं। लेकिन आपको बताना यह है कि राजस्थान में पहला साका कडाना कहाँ पे हुआ। चलिए साथियों, सही जवाब की चर्चा करते हैं। इसका सही जवाब है साथियों पहला रामासड़ी जोधपुर में। साथियों, यहाँ की अगर हम बात करें तो 1604 ईस्वी में यहाँ पे कर्मा और गोरा नामक 2 स्त्रियां थी, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, कर्मा और गोरा ने। ये इंपॉर्टेंट है, आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। कर्मा और गोरा ने प्राणोत्सर्ग किया।
ये घटना है साथियों 1604 की। इसके अलावा साथियों 1643 में पोलावास में वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन किया गया और वहां पे प्राणोत्सर्ग की घटना हुई, वहां पे आत्म बलिदान किया गया। खेजड़ली की घटना के बारे में हमने बात की है कि 1730 में ये घटना हुई और अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वहां पे 363 लोगों ने बलिदान किया। ये राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण घटना है खेजड़ली की घटना। तो खेजड़ली के गांव में आज भी साथियों खेजड़ली दिवस हर साल मनाया जाता है। और ये था साथियों, अगर तारीख की बात करें तो 21 सितंबर, लेकिन तारीख के हिसाब से ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये दिन था साथियों भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये आत्मोत्सर्ग किया गया था, शुक्ल दशमी। ये दिवस भी हमको पता होना चाहिए। इस दिन साथियों खेजड़ली दिवस मनाया जाता है और खेजड़ली का मेला भरता है हर साल खेजड़ली जोधपुर में। तो ये बेसिक डिटेल थी, इंपॉर्टेंट डिटेल थी राजस्थान में साका कडाना से संबंधित। चलिए साथियों 13वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन का नाम आपने सुना होगा, चिपको आंदोलन। ये आंदोलन साथियों किया गया था उत्तराखंड में, वर्तमान उत्तराखंड जो तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो चिपको आंदोलन किया गया था 1970 के दशक में। लेकिन हमको बताना यह है कि अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे कई लोगों का इसमें योगदान था। लेकिन अपिको आंदोलन दक्षिण में किया गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके लिए स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो साथियों इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य में अपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। 1980 के दशक में अपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी कर्नाटक में। बाद में ये साथियों ये जो आंदोलन है ये आस पड़ोस के राज्यों में भी फैल गया था, जैसे केरल में भी इसका कुछ प्रभाव था, तमिलनाडु में इसका कुछ प्रभाव था। लेकिन मूल रूप से ये आंदोलन साथियों कर्नाटक राज्य में हुआ था। यहाँ पे राजस्थान सुजस से कुछ कंटेंट मैं आपके लिए शो कर रहा हूँ। अपिको का कन्नड़ भाषा में अर्थ होता है साथियों चिपको। तो दक्षिण भारत में विशेषकर कर्नाटक में चिपको आंदोलन से प्रेरित ये 1980 के दशक में हुआ। और साथियों इसमें जो मेन व्यक्ति थे, मेन जो इसके नेतृत्व करने वाले थे साथियों, तो वो थे पांडुरंग हेगड़े, इसके नेतृत्व में थे। पांडुरंग हेगड़े की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए साथियों 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के इस लेक्चर सीरीज का 14वां क्वेश्चन आपको बताना यह है कि राम भणत क्या है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। लोक गायन का एक प्रकार है, रंगोली या मांडना का एक प्रकार है, स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण का एक प्रकार है, या एक प्रकार की चित्र शैली है। साथियों इसका सही जवाब है लोक गायन का एक प्रकार है राम भणत। पहले के जमाने में, अभी तो साथियों ये परंपरा लुप्त होती जा रही है, लेकिन कुछ रिसेंट ईयर्स पहले जब किसान खेत में काम कर रहे होते थे तो वो राम भजन करते थे, राम धुनी करते थे, उसको कहा जाता था साथियों राम भणत। यहाँ पे मैं एक फोटोग्राफ भी आपको शो कर देता हूँ, राजस्थान सुजस से ये फोटोग्राफ लिया गया है। लोक गायन की परंपरा राम भणत। तो राम भणत के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। किसानों द्वारा खेतों में काम करते हुए गाए जाने वाला गीत है साथियों राम भणत। और अब साथियों हम बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंतिम प्रश्न की। और इस वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न साथियों रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं साथियों, 1981, 1982, 1983 और 1984। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया। आपको पता है कि रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है, लेकिन उसको दर्जा दिया गया था साथियों 1983 में। यहाँ पे कुछ नॉलेज आपको दी हुई है, कुछ नॉलेज बुलेटिन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो साथियों राज्य पक्षी और राज्य पशु की अगर हम बात करें तो इनको दर्जा दिया गया था 1981 में। पशु और पक्षी दोनों को 1981 में दर्जा दे दिया गया था। लेकिन ऊंट की अगर हम बात करें तो ऊंट को यह दर्जा मिला था साथियों 30 जून 2014 को। और रोहिड़ा और खेजड़ी को क्रमशः राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था 1983 में। तो ये जानकारी हमको होना जरूरी है। तो साथियों ये 15 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप राजस्थान सुजस को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए डाउनलोड लिंक से राजस्थान सुजस को डाउनलोड कर सकते हैं।
ये 15 क्वेश्चंस आपके लिए कैसे थे, आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में क्या सुधार किया जाना है, ये भी राय आप वहां पे दे सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बेहद मददगार साबित रहा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।